सो इन टुडेज पार्ट एज यू नो कि प्रीवियस पार्ट में मैंने मेंशन किया था कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन दैट केस मैंने एक्सप्लेन किया था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी हो गया है। तो इन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आई हैव मेंशन्ड ऑल द 5 स्टेप्स। बिफोर कंप्लीटिंग दिस पार्ट आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन मोर थिंग। हमारा एक और टॉपिक है इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने जनरल मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन कर लिया था, बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे बनती है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अगर मैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करूं सो इट इज़ एक्चुअली ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे है? एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन, कैपिलरीज की मेम्ब्रेन और जो टिश्यू या सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, ये मिलके जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रहे हैं। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इट इज़ एक्चुअली द 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर या 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है। एंड कैसे बन रही है? इसमें एल्वियोलर मेम्ब्रेन, कैपिलरी मेम्ब्रेन and बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर्स जो हैं ये मिलके डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन बना रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का फ्लो कैसे हो रहा है वो इन केस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। सो इन दिस पार्ट वी शुड नो कि कैसे ये मेम्ब्रेन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मेनली हमें ये समझना है कि इन मेम्ब्रेन्स को कैसे क्रॉस कर रही हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, आई एल नॉट मेंशन हियर द प्रेशर डिफरेंस बिकॉज प्रेशर डिफरेंस ऑलरेडी हमारा हो चुका है। सो उसके लिए यू शुड वॉच दैट लेक्चर। सो इस केस में एल्वियोलर मेम्ब्रेन, कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ये डिफ्यूजन की एक स्ट्रक्चर बना रही हैं। सो इन दिस पार्ट आई विल जस्ट ऐड, आई एम मेकिंग वन डायग्राम ऑफ वन एल्वियोलाई। तो अगर एल्वियोलाई का आप एक डायग्राम बनाओ तो उस केस में एल्वियोलाई ये एक, इट इज एक्चुअली लाइक दिस। This is alveoli and this is blood capillary. And this is basement membrane. So as you can see, this is blood capillary. So this is the capillary membrane. And this is the alveolar membrane. जब मैंने ब्लड वेसल्स के बारे में मेंशन किया था, इन दैट केस आई मेंशन्ड, इफ यू गाइज हैव बीन थ्रू दैट सेक्शन और दैट लेक्चर, कि जो कैपिलरीज हैं ये मेन साइट हैं गैसेस की एक्सचेंज की, या कोई भी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होना है या एब्जॉर्प्शन हो रही है। सो कैपिलरीज, बिकॉज कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में भी कैपिलरीज ही हैं जो ब्लड के अंदर तक जो है ऑक्सीजन लेकर जा रही हैं, या फिर ब्लड से अगर लंग्स में या एक्सहेलिंग के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है तो कैपिलरीज को ही वो क्रॉस करके या कैपिलरीज की हेल्प से ही वो ब्लड के अंदर आएगा। तो व्हाट हैपन, हाउ दिस विल प्रोसीड। तो इस केस में अगर मैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन की बात करूं, फर्स्ट मेम्ब्रेन ये थोड़ी थिक है, थिक मेम्ब्रेन, एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन इज थिन है, थिन मेम्ब्रेन है। बेसमेंट इज बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन्स, तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच एक स्पेस है, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के जैसे काम कर रही है। सो हाउ इट विल हैपन, लेट्स सपोज कि ऑक्सीजन इज कमिंग
एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आ गई लंग्स के अंदर. नाउ ऑक्सीजन विल एंटर एंड ऑक्सीजन विल क्रॉस दिस. ऑक्सीजन विल फर्स्टली enter into this basement part. After that oxygen will enter into this the blood capillary membrane और फिर वो blood का part बन जाती है. Now इसी capillary membrane के help से let's suppose यहाँ पर cell या tissue है, because every cell and tissue is surrounded by the blood. तो अभी वो ऑक्सीजन यहाँ है ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन ने टिश्यू के अंदर जाना है, तो इट विल क्रॉस दिस मेम्ब्रेन एंड इट विल एंटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, टिश्यू के अंदर एक्सेस में वेस्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. तो कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑल्सो फर्स्टली इट विल एंटर इनटू दिस, इट विल क्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन, इट विल एंटर इनटू द ब्लड. आफ्टर दैट इट विल गो टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन इट विल गो टू द एल्वियोलाई. तो CO2 एंड ऑक्सीजन कैसे क्रॉस कर रही हैं इन मेम्ब्रेन्स को, ये हमें पता होना चाहिए. प्रेशर डिफरेंस कारण है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो कैसे ये क्रॉस कर रही हैं और किस किस मेम्ब्रेन के वो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर में आ रही हैं या फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, वी शुड नो दिस. सो मैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग टू दीज मेम्ब्रेन्स. So oxygen flow, oxygen will enter into the, if I write atmospheric oxygen alveoli, so it will cross the alveolar membrane due to the pressure difference, right? alveolar membrane को cross किया. उसके बाद after this basement membrane, after this capillary membrane, then capillary से it will enter into the tissue, it will cross this, blood की help से it will go to the tissue, right? On the other hand, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो देखना हो तो CO2 flow, it is exactly opposite. So CO2 from the tissue, CO2 it will go to capillary membrane, after that basement membrane, it will cross this alveolar membrane, go to the alveoli and it will be exhaled. So this is how ये सारा mechanism चल रहा है. अभी I have drawn here tissue part also, lungs का main part है, कैसे ये gases का exchange हो रहा है. I hope this part is clear, right? So with this we have completed the जो हमारा respiratory system का जो ये part है, in this case the diffusion membrane के बारे में आपको पता होना चाहिए था, या diffusion की जो actual process है उसके बारे में previous session में मैंने explain कर दिया था, but ये membranes का part was remaining. So with this we are done with the mechanism, whole respiration हमारा complete है. इसमें there is a one more topic, that is the respiratory volumes and the capacities, and this is the another important topic. So respiratory volume and capacities. So firstly I am writing here, this is TV, that is a tidal volume. Second is the IRV, that is inspiratory reserve volume. Next is ERV, this is expiratory reserve volume. Next is the RV, that is the residual volume.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम। अभी एयर है, एयर का कुछ वॉल्यूम होगा या कुछ अमाउंट होगा, सो व्हाट इट इज़ द टाइडल वॉल्यूम एक्चुअली, इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं या फिर जो हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, सो इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम नॉर्मल एक्सहेलिंग इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर, एंड द वैल्यू इज 500 ml। अगर हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, सो इट इज़ दैट वॉल्यूम जो पर्सन कैन इनहेल, जब मैक्सिमम इनहेलेशन हो, या फिर वी कैन से मैक्सिमम इनहेलेशन मीन्स एकदम जोर लगाकर, प्रॉपरली पूरा जोर लगाकर जब इनहेल करते हैं, सो इट इज़ दैट वॉल्यूम। सिमिलरली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज़ दैट वॉल्यूम जब जो एयर का एक्सहेल करता है पर्सन, जो प्रॉपर लंग्स के ऊपर पूरा प्रेशर लगाकर, सो इट इज़ दैट वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर वैल्यू की बात करें, सो दिस वैल्यू इज 2500 ml, मीन्स 2500 ml ऑफ जो एयर है उसकी हम इनहेलेशन कर सकते हैं अगर हम बहुत ही ज़्यादा यू कैन से अपने लंग्स के ऊपर प्रेशर लगाएं या जोर लगाएं। नॉट दैट इज़ नॉट द नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल जब हम सांस ले रहे हैं उस टाइम पर दिस वुड बी द टाइडल वॉल्यूम। सिमिलरली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर बात करें तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस केस में क्या है कि मैक्सिमम एक्सपिरेशन जब पर्सन कोई करता है या मैक्सिमम एक्सहेल करता है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं होगी लाइक दी IRV। इसमें भी हमारे लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हम जोर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। सो इट इज़ फ्रॉम 1000 to 1500 ml। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम है जो हवा का वो वॉल्यूम जो रह जाता है जब पर्सन है जो बहुत ही हैवीली एक्सपायर मीन्स की एक्सहेलेशन करता है, राइट? जब एयर रिमेन इन द लंग्स even after a very you can say heavy exhalation, तो ये वो वॉल्यूम है जो लंग्स के अंदर ही रहता है, जो जब पर्सन ने बहुत ही जोर से एक्सहेल किया, but this will remain inside the lungs, right? And the value of that is approx from 1100 ml to 1200 ml. You should know these volumes. So ये नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर है। ये जब हैवीली या ज़्यादा प्रेशर लगाकर इनहेलिंग की जाए, ये तब है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर एक्सहेलिंग की जाए। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम रिमेनिंग वॉल्यूम है, इट इज द रिमेनिंग वॉल्यूम, राइट? नेक्स्ट इज द कैपेसिटी, कि लंग्स की क्या कैपेसिटी है। ये तो वॉल्यूम कर लिया कि इतना वॉल्यूम इतना नॉर्मल में होता है, इतना जब हम बहुत जोर लगाकर इनहेल करते हैं तब अंदर आता है, या एंड जब हम जोर लगाकर एक्सहेल करते हैं तब इतना हम बाहर निकालते हैं, और जोर लगाकर एक्सहेलिंग के बाद भी कितना बचता है वो कर लिया। लंग्स की भी कैपेसिटी है कि लंग्स कितना अपने अंदर रख सकते हैं। सो ऑन दैट बेसिस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज। आई होप वॉल्यूम पार्ट इज क्लियर। सो आई एम erasing this and I am starting with the capacity part. First is the IC, that is inspiratory capacity. Second is EC. So this, अगर हमने ये कैपेसिटी निकालनी है, देन हाउ विल फाइंड इट? दिस इज द टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। मीन्स पर्सन ने जितना नॉर्मल में इनहेल किया उसके साथ साथ जितना वो जोर लगाकर इनहेल कर रहा है, तो वो उतनी कैपेसिटी है लंग्स की। सिमिलरली EC की अगर बात करें, एक्सहेलेशन कैपेसिटी या एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसमें भी टाइडल वॉल्यूम जितना वो एक्सहेल कर रहा है नॉर्मली, प्लस लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगाकर
अगर इनहेल एक्सहेल करेगा, सो दैट वुड बी द कैपेसिटी कि लंग्स की उतनी कैपेसिटी है कि लंग्स उतना एक्सहेल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दी FRC, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. So this functional residual capacity, it is the volume of air that remain in the lungs after the exhalation. So ये उतनी कैपेसिटी है कि लंग्स में अगर हमने एक्सहेल भी कर दिया है, नॉर्मल एक्सहेलेशन की है जब, ये वो कैपेसिटी है कि लंग्स कैन और लंग्स हैव दैट मच ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इवन आफ्टर द एक्सहेलेशन. तो ये क्या कैपेसिटी? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर normal exhalation. So इस केस में it will include the ERV plus IRV, residual volume and ERV. Next is the VC, that is the vital capacity. सो वाइटल कैपेसिटी व्हाट इट इज़, जब फोर्सफुल पर्सन एक्सहेल करता है या फोर्सफुली पर्सन एक्सहेल करता है, इवन एट दैट टाइम ऑल्सो विल से कि द लंग्स हैव दैट मच ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, सो दैट वुड बी द वाइटल कैपेसिटी. सिमिलरली देयर इज अ TLC, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी. So TLC as a words, this word itself is explaining कि ये lungs की टोटल कैपेसिटी है कि कितनी एयर अकोमोडेट हो सकती है, अकोमोडेट हो सकती है लंग्स के अंदर, राइट. सो वाइटल कैपेसिटी की बात करें अगर हम, तो वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स द ERV प्लस TV and plus IRV also. If we'll talk about the total lung capacity कि lungs कितना accommodate कर सकते हैं air inside the if I'll say कि the system or inside the lungs, तो इस केस में vital capacity की अगर बात कर TLC की बात करें, so TLC is equal to the vital capacity plus residual volume. So these are the residual volumes and the capacities about which you should know. So I hope आपको ये part clear है अच्छे से, and if still you have any doubt you can mention in the comment box. With this we are done with the respiratory volumes, capacities and the respiratory system itself. Transport of gases. Transport of gases, and as we know these gases are oxygen and carbon dioxide. So in case of transport, जैसे हमने जब मैंने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के स्टेप्स लिखे थे, इन दैट पार्ट आई हैव मेंशन कि ब्लड के अंदर वो गैसेस ऐड ऑन हो जाती हैं, ब्लड के अंदर जाके फिर अलग अलग सेल्स या टिश्यूज़ तक पहुंचती हैं. सो अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में स्पेसिफिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, सो इन दिस केस 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन होके ट्रांसपोर्ट हो रही है. 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड RBC. So actually in this case RBCs में it is binding with the hemoglobin, so as oxyhemoglobin, right. और जो बाकी की 3% है, बाकी की 3% है, it will bound with the plasma proteins. जो plasma proteins हैं उनके साथ bind होगी, और in other words if I'll say transported
वाया प्लाज्मा, राइट। तो इस केस में मेनली जो 97% ऑक्सीजन है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो हीमोग्लोबिन की हेल्प से हो रही है। अगर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसीज के साथ बाइंड करता है, मैंने ऑलरेडी रेड ब्लड सेल्स के बारे में प्रीवियस सेशंस में हमारा एक पूरा सेशन हो चुका है ब्लड सेल्स के बारे में। सो अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं अच्छे से समझा है, इफ़ यू हैव नॉट बीन थ्रू दैट पार्ट, तो पहले आपको प्रीवियस सेशन देखना पड़ेगा, तभी आपको ये नेक्स्ट वाले पार्ट समझ लगेंगे। तो जस्ट वॉच दैट सेशन वंस, ब्लड सेल्स का टॉपिक है वो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दिस पार्ट। सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, और आरबीसी में मेनली हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसके साथ ऑक्सीजन जो है इट विल बाइंड और वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। सो नाउ एज वी नो इन दिस केस कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गई ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वहाँ एक प्रोटीन है। अगेन जो मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया था, हमने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या जब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन था, उस केस में आई मेंशन कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस पॉसिबल क्यों है, बिकॉज पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, राइट। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स है वहाँ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर होगी एंड इट विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड इट विल फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो इट इज एक्चुअली लाइक दिस, ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी HB, राइट। सो ब्लड के अंदर अगर बात करेंगे एज कंपेयर टू टिश्यू या सेल, वहाँ पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, राइट। ब्लड के अंदर एज कंपेयर टू टिश्यू या सेल, सो आई एम राइटिंग इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एज कंपेयर टू टिश्यू वो ज़्यादा होगा। जब ब्लड के इनसाइड द ब्लड ऑक्सीजन इज ट्रैवलिंग, राइट, फ्लो कर रहा है ब्लड, तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके इट इज़ मूविंग, इट इज़ फ्लोइंग। तो जब टिश्यूज़ तक पहुंचना है, तो प्रीवियस पार्ट में आई हैव मेंशन कि जो टिश्यूज़ तक जब ये पहुंचेगी तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। तो क्या होगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन हो जाती है। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कहाँ हो रही है, ये डिसोसिएशन इन टिश्यूज़ और एट द लेवल ऑफ टिश्यूज़, और जो ऑक्सीजन है वो फ्री हो जाती है, ऑक्सीजन फ्री एंड इट विल एंटर इनटू टिश्यूज़, राइट। सो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यूज़ के अंदर कम है, इसीलिए ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी व्हेन इट विल एंटर इनटू द टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ में जो फ्री ऑक्सीजन है वो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी और टिश्यूज़ या सेल्स हैं उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन होगी या नहीं। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, they are responsible for oxy HB, oxy hemoglobin dissociation. So it is the partial pressure of carbon dioxide, H positive ions concentration, temperature. These are some factor and इन सारे फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वी नो ब्लड के अंदर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा उस टाइम पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। रीज़न क्या है कि ब्लड के अंदर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, राइट, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, मीन्स ऑक्सीजन कम है, राइट, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इज देयर। सिमिलरली अगर ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, इट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो इजीली फ्लो कर सकती है फ्रॉम द एल्वियोलाई
टू द ब्लड। सिमिलरली अगर टिश्यूज़ की बात करें, टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो ज़्यादा है एंड पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम है, इसीलिए ऑक्सीजन टिश्यूज़ में अंदर इजीली चली जाती है और ये डिसोसिएशन हो जाती है इजीली। ऑन द अदर हैंड टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ज़्यादा है, तो टिश्यू से वो बाहर इजीली निकल जाएगी, राइट। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन द टिश्यूज़। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन दी मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। इसके साथ साथ जो pH है, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्ट 3% इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो मेनली 3 वेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देयर आर मेन 3 वेज। लाइक इन केस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2 वेज के 2 मेथड्स हैं या 2 प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके या फ्रीली मूविंग इन प्लाज्मा या बाउंड विद अदर प्रोटीन्स। CO2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से कहाँ है? इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम the tissues to the blood, then blood to the alveoli of the lungs and then outside the body. So CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है 70% of CO2 is transported as bicarbonate ions. 20 to 25% of CO2 is transported as carb amino hemoglobin. And the remaining is transported via plasma, राइट। तो 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रही है। 20 to 25% जो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मीन्स इट इज़ ऑल्सो बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ मेकिंग द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अभी सी टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, टिश्यूज़ के जब बाहर उसने कार्बन डाइऑक्साइड ने आना है टिश्यू से इट विल एंटर इनटू द ब्लड, तो ब्लड में जाके इट विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, राइट। जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा और उसी की हेल्प से जब ब्लड से इट विल एंटर इनटू द एल्वेलाई व्हेन इट विल क्रॉस दैट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो तीनों लेयर्स को वो क्रॉस करेगी, उसके बाद हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और जो CO2 है वो अलग हो जाएगी, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर बाइकार्बोनेट आयंस की बात करें तो जो RBCs हैं उनके यू कैन से कि RBCs जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट। तो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तो हाउ इट इज हैपनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड combining with water and it is forming H2CO3। ये ब्लड के अंदर ही हो रहा है ये सारा प्रोसेस। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग विद वाटर एंड H2CO3। जब ये H2CO3 की फॉर्म जो है जब ये ब्लड के अंदर एंटर होगी, अभी ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स के साथ एक प्रोटीन है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और ये H पॉजिटिव आयंस फ्री हैं। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस की हेल्प से CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, CO2 का जो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम ब्लड टू दी वी कैन से द नेक्स्ट पार्ट और द एल्वेलाई। सो ये बाइकार्बोनेट आयंस की हेल्प से इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, राइट। तो ये ब्लड के अंदर इनकी इसकी फॉर्मेशन हो गई है, दिस इज इन द ब्लड बाइकार्बोनेट आयंस। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म।
एंड अगर मैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो सिमिलरली CO2 प्लस HB इट विल फॉर्म कार्ब अमीनो hemoglobin. So this is the second way and the remaining is being transported by the plasma. So I hope ये जो basic mechanism है of the carbon dioxide transport की कैसे transport हो रहा है, this part is clear. Now in this part the next topic is the regulation of the respiration. जैसे in case of circulatory system मैंने cardiac cycle या cardiac एक्टिविटी की रेगुलेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था. सिमिलरली इन केस ऑफ रेस्पिरेशन इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम. हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेशन. सो द रेगुलेशन ऑफ respiration. So as I have mentioned that it is being controlled by the nervous system. नर्वस सिस्टम के केस में अगर बात करें हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस को. एंड उन सेंटर्स में से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द प्राइमरी सेंटर इज द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. So this pneumotoxic center, what it is doing, it is controlling the respiration process. Along with this, there is a respiratory center. इन दोनों में से this respiratory system center is the primary center. नॉट द न्यूमोटॉक्सिक वन. सो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है इट इज़ द प्राइमरी सेंटर. ये मेन सेंटर है. ये मेन न्यूरॉन्स का ग्रुप है इस लाइक ब्रेन का ये जो पार्ट है. इट इज़ कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन, इट इज़ कंट्रोलिंग द इनहेलेशन प्रोसेस एज वेल एज द एक्सहेलेशन प्रोसेस. अलॉन्ग विद दैट द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इट इज़ ऑल्सो कंट्रोलिंग द respiration and it is in the pons region. Apart from this, there is an chemosensitive area. Chemosensitive area so what it will do, chemosensitive area, what it will do, it will sense the you can say the अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन द ब्लड. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो H पॉजिटिव आयंस जब बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बन रहे हैं, राइट. अगर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है या H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट बढ़ गया है, इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो भी बढ़ गया है, राइट. मीन्स बाइकार्बोनेट जो फॉर्म है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है. तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम ब्लड टू द एल्वियोलर साइट वो इंक्रीज हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वी विल से द डिसोसिएशन एंड द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एनहांस हो जाएगा. तो कीमोसेंसिटिव एरिया इट विल सेंस द H पॉजिटिव आयंस और इट विल सेंस द चेंज इन pH ऑफ ब्लड मेनली. अपार्ट फ्रॉम दिस मेनली अगर मैं बात करूं कीमोसेंसिटिव एरिया की, जैसे इट विल सेंस द H पॉजिटिव आयंस, ये ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं है, इट इज हाईली सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड.
तो दैट इज वाई आई मेंशन कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जैसे H पॉजिटिव आयंस की प्रोडक्शन हो रही है, बाइकार्बोनेट आयंस बन रहे हैं, तो CO2 का अमाउंट और CO2 का जो प्रेशर है इंक्रीज और डिक्रीज जैसे हो रहा है, अकॉर्डिंगली ही बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे और H पॉजिटिव आयंस बनेंगे। सो मेनली ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन के। जैसे ब्लड के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, अकॉर्डिंगली जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो रिस्पॉन्ड करेगा और अकॉर्डिंगली ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्क, कुछ सेंटर्स हैं, कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी इस जोन में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, एओर्टिक आर्च एंड द कैरोटिड आर्टरी। इन दिस जोन group of neurons are present. So what these neurons are doing? These neurons are also regulating the process of respiration. So these neurons are also sensing the change in H positive ions. These neurons are also sensing the change in the partial pressure of oxygen and the carbon dioxide. Accordingly, they will respond. Accordingly, they will respond for the inhalation process and the exhalation process, right? But one thing you should know कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो है, फ्लो की डायरेक्शन है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, और कैसे हमारे पूरा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन चल रहा है, यू शुड रिमेंबर वन थिंग, ओनली बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। और पार्शियल प्रेशर डिफरेंस को ही ये सारे जो सेंटर्स हैं और रेगुलेशन के टाइम पर these centers, these neurons will sense that change firstly, right? Apart from that, the other factors like H positive ions, they do participate in that process. So I hope this part is clear. So with this we are done with the respiratory system. And I hope आपको ये सारा पार्ट अच्छे से समझ आ रहा है। If you are still not getting anything, still आपको कोई डाउट है, you can mention your question in the comment box and there you will definitely get your answer. You will clear your doubts there in that part. So with this हमारा जो respiratory system है हमने वो complete कर लिया है, and in the next session I'll meet with a new topic. Till then, take care. Thank you.